ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਮਾਮ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੇਲ, ਈਮੇਲ, WhatsApp, ਕਾਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਾ ਹੈ, 5.5 ਬੈਂਡ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, 5.5 ਬੈਂਡ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 5.5 ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ, ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਕਿਉਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਪੌਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਧਰ ਨੇ, ਉੱਧਰ ਇੱਕ ਮੇਨ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਬੈਠਿਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕੀਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ 2 4 8 10,000 ਡਾਲਰ ਲੈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। CICC ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਹੀ CICC ਬੇਸਡ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੇਸਡ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਕੀਲ ਹਾਇਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੈ, ਸਕਸੈਸ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਗਲਤੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 2 ਮੁੱਦੇ। ਤੀਜਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਨੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਔਰ PR ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀ ਕਲਾਸਿਸ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜੇ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਮ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਰਣਵੀਰ ਜੀ। ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਇਨਟੇਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਔਰ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕੱਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਓਪਨ ਹੈ। ਓਪਨ ਦਾ मतलब फिर यह है कि मई तो अब तो ज़्यादा भर गया होना। हाँ जी रणवीर जी, सिचुएशन कुछ ऐसा सही है और मई 2023 अब बहुत लिमिटेड रह गए, बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं। मैक्सिमम ऑप्शंस अब जो अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स के लिए सितंबर 2023 के लिए, लेकिन स्टिल हम लोग कोशिश करते हैं कि मिनट टू मिनट, डे बाय डे स्टूडेंट्स को अलर्ट्स दिए जाएं, उनको इंडिकेट किया जाए जो भी ओपन स्टेटस हैं डिफरेंट कॉलेजेस के डिफरेंट प्रोविंसेस में। सो मैं ज़रूर स्टूडेंट्स को ये चीज़ बता दूं कि कोशिश कीजिए, अगर आप एलिजिबल हैं तो मई 2023 आप ज़रूर टारगेट करें, क्योंकि अगर आप मई 2023 करते हैं आप एक सेमेस्टर, एक पूरा इनटेक जो है वो सेव कर लेंगे। मई 2023 में डिफरेंट प्रोविंसेस में कुछ कॉलेजेस में ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हम ओंटारियो की बात पहले करेंगे। कॉनेस्टोगा कॉलेज में बिजनेस प्रोग्राम्स ओपन हैं। इसके अलावा जो कंप्यूटर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, जिन लोगों ने BCA BSc IT कर रखा है, उन स्टूडेंट्स के लिए पोस्ट ग्रेजुएट स्पेशलाइज्ड कोर्सेज 1 साल की ड्यूरेशन के साथ, 2 साल की ड्यूरेशन के साथ कॉनेस्टोगा कॉलेज में अभी भी मई इनटेक के लिए ओपन है एंड दे आर वर्किंग वेरी फास्ट। आपको जो ऑफर लेटर्स हैं कॉनेस्टोगा कॉलेज से वो विदिन 2 वीक्स इशू किए जा रहे हैं। सो मैं ज़रूर ओपिनियन करूँगी, टारगेट कीजिए मई 2023। अदरवाइज साथ के साथ मैं अनाउंसमेंट कर दूँ कि 22 नवंबर को कॉनेस्टोगा कॉलेज अपना पोर्टल सितंबर 2023 के लिए ओपन करने वाला है। अगेन टेलिंग यू आउट कि 22 नवंबर से कॉनेस्टोगा कॉलेज की एडमिशन्स सितंबर इनटेक के लिए ओपन होने वाली हैं। ये एक ऐसा कॉलेज है जिसको बच्चे बहुत ज़्यादा टारगेट करते हैं। अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 300 कोर्सेज डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस के साथ अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे ये कॉलेज आपको ऑफर करता है। सो मेरा एडवाइस यही है स्टूडेंट्स को, SDS प्रोफाइल में अपने प्रोफाइल को क्वालिफाई करके कॉनेस्टोगा कॉलेज के लिए एडवांस में आप आके हमसे मिलिए, ताकि स्पेशलाइज्ड कोर्सेज के लिए आप अपने जो सीट्स हैं उनके लिए टाइमली ऑफर लेटर प्रोसेस कर सकें। सो आप हमें हमारे मोहाली ऑफिस में, खन्ना ऑफिस में आके मिल सकते हैं। कॉनेस्टोगा कॉलेज टारगेट कीजिए। साथ के साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक फिर से मैं अनाउंसमेंट देना चाहती हूँ, जो भी पोटेंशियल स्टूडेंट्स हैं, क्वालिफाइंग स्टूडेंट्स हैं, जो अच्छी एजुकेशन टारगेट करते हैं, अच्छे कॉलेजेस टारगेट करते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए शेरिडन कॉलेज इज़ ऑल्सो गेटिंग ओपन ऑन 15 नवंबर। सो शेरिडन कॉलेज ब्रैम्पटन में जो बहुत ही डिमांडिंग, ओंटारियो का बहुत ही डिमांडिंग कॉलेज है, प्रेस्टिजियस कॉलेज है, इसके एडमिशन्स जो हैं वो 15 नवंबर से शुरू हो रहे हैं सितंबर इनटेक के लिए। मैं थोड़ा सा और इलेबोरेट करना चाहती हूँ। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स के साथ मैं मिलती हूँ जो ये कहते हैं कि शेरिडन एक बहुत स्ट्रिक्ट कॉलेज है या बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस उनके जो हैं वो हार्ड हैं, हमें ईजी सा कॉलेज दिलवाएं। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਈਜ਼ੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੁਮ ਹੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको प्रैक्टिकली ज़रूर समझनी चाहिए। जब आप एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, अच्छे करिकुलम की स्टडी करते हैं, सो आपका जो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट है वो उतना ही ब्राइट होता है। शेरिडन एक ऐसा कॉलेज है जिसका कैंपस प्लेसमेंट बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बहुत ही सक्सेसफुल
शेरिडन आपको जॉब्स के केस में रहा है, एम्प्लॉयर्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है शेरिडन कॉलेज का। सो ये आपको ज़रूर अपने माइंड में रखना चाहिए। एक पंक्चुअलिटी, सिंसेरिटी इस कॉलेज की तरफ से स्टूडेंट्स को ज़रूर सिखाई जाती है, एंड दे आर अकोमोडेटिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वेरी ओपनली, और इसी वजह से उन्होंने इस इनटेक जो एडमिशन रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी थोड़ा ਲੀਨੀਐਂਟ किया है। ਮੈਮ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ ਤੇ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਾਲਜ ਮੰਗਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਲਜ 2 ਸਾਲ 4 ਦਿਨ ਪੜਾਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੜਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਲੇਬਸ ਕਿਵੇਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ, ਨੰਬਰ 1, ਤੇ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? देखिए सर, नो डाउट ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस, एकेडमीज भी ऐसी हैं कनाडा में जहाँ पे आपको सिर्फ 2 दिन कॉलेज लगाना है और अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आपको क्लासेस लगानी हैं। सो वी ऑल नो, और बच्चों को भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि ऐसे जो कॉलेजेस हैं या जो इस तरीके के एकेडमीज हैं, उनके जो रेपुटेशंस हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं। डेफिनेटली आपको यहाँ से जब ऑप्शन दिया जाता है कि आपको 2 दिन क्लास लगानी है और कॉलेज का प्रॉपर पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है, आपको वही बेनिफिट्स मिलेंगे जो एक अच्छे पब्लिक कॉलेज से मिलेंगे। स्टूडेंट इन चीज़ों से ज़रूर जो है वो इनसे अपने आप को सेटिस्फाई समझता है और ऐसे कॉलेजेस को टारगेट करता है, लेकिन इन कॉलेजेस का जो रेपुटेशन है वो कहीं ना कहीं इतना ब्रिलियंट नहीं है, और वीज़ा ऑफिसर के सामने उसका जो इंप्रेशन है वो इतना स्मार्ट नहीं है। पहले तो यही फर्क है कि वीज़ा सक्सेस रेट दी गल। हाँ जी, सबसे पहले वीज़ा पढ़ता है बच्चा जब निकल जाता तो स्टडी ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇੱਕ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ डिफरेंस की देखते हैं बच्चों के फ्यूचर? देखिए सबसे बड़ी बात ऐसी है रणवीर जी कि आप अगर ऐसे कॉलेजेस से पास आउट होके निकलते हैं तो एम्प्लॉयमेंट का इशू सबसे बड़ा आपके सामने आ जाता है। जब आप अच्छे करिकुलम, अच्छे कॉलेजेस से आप कंप्लीट करते हो कोर्सेज, डिप्लोमास, तो आपको जो जॉब्स मिलती हैं इंडस्ट्री में या आपको जो पैकेजेस मिलते हैं उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। व्हेन यू आर नॉट कम्प्लीटली एजुकेटेड, क्योंकि आप सिर्फ 1 दिन के लिए कॉलेज जा रहे हैं, 2 दिन के लिए कॉलेज जा रहे हैं, आप बिल्कुल डाउनग्रेड्स के साथ अपना जो है वो पास कर रहे हो, आपका जो कनाडा पहुंचने का एजेंडा था वो कहीं ना कहीं एजुकेशन नहीं था, जस्ट एक एंट्री था। सो ऑब्वियसली जब आप इस तरीके से आप अपना कनाडा का पर्पस कंप्लीट करते हो तो जो आपका एम्प्लॉयमेंट की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो इतनी ब्राइट नहीं रहेंगी। आपको सर्वाइवल जॉब्स करनी पड़ेंगी, ब्लू कॉलर जॉब्स जैसे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। सो लेकिन अगर आप अच्छे जॉब्स करना चाहते हैं, अच्छा सेटलमेंट कनाडा में, अच्छा फ्यूचर, पीआर तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को मिल जाती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि स्टूडेंट्स वहाँ जाके ट्रक ही चलाएं या कुछ इस तरीके के ही आप अपने लिए जॉब्स लें। कनाडा हैज़ मैनी गुड प्रॉस्पेक्ट्स। बहुत ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਜੇ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 13.5 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਵਾਪਸ ਗਏ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਕੈਟਾਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, 1-2 ਸਾਲ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਜੌਬ ਵੱਲ ਤੁਰੀਏ। ਇਹ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਪਾਰਟ ਦਾ ਮਿਸਿੰਗ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖੁਦ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਟੈਗ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਦੇ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ देखते हो? देखिए सर, दिस इज़ सीरियसली अ वेरी सेंसिटिव इशू, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले आपकी फैमिली इन्वॉल्व है जो बचपन से ही आपको ये फीड करती है कि आपको कनाडा एंटर करना है, कनाडा जाना है। एंड सेकेंडली आपका जो एक आपके जो मेट्स हैं, जो आपका फ्रेंडशिप एक नेटवर्क है, उसमें भी आप इस तरीके की चीज़ें देखते हैं कि डू वट एवर यू डू एंड रीच कनाडा एनी हाउ, किसी भी तरीके से। काउंसलिंग भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि काउंसलिंग एक ऐसा रूट है, या काउंसलिंग एक ऐसा फैक्टर है जो आपको सही विज़न, सही प्रॉस्पेक्ट दिखाता है। अगर हम लोग पंजाब डेंस्ड एरियाज़ की बात करें, ये चीज़ें उतनी स्मार्टली स्टूडेंट्स को नहीं डिलीवर की जाती, और उनको सीधा एक चीज़ दिया जाता है कि आपको वीज़ा हम दिलवा के देंगे, नो मैटर्स हाउ, किस तरीके से और किस कॉलेज के लिए, किस प्रोग्राम के लिए आपकी एंट्री हो जाएगी। आपको 2 साल का कोर्स पास करना है, उसके बाद आप देखें। और ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ 'ਚ ਟੀਚਰ ਲੱਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੀ ਕਰਦਾ है ना, कनेडा गया है मतलब ठीक है जो सेटल है। हाँ एक त्रास दी पंजाब डेफिनेटली। और मैं स्टूडेंट्स को ये कहना चाहती हूँ कि जो आने वाला पीरियड है या जो फ्यूचर हम आज की डेट में देखते हैं, दिस इज़ वेरी एडवांस्ड, वी कैन से, और टेक्नोलॉजी से भरा हुआ हर एक सेक्टर है। सो आपको अपने आप को इन लिमिटेड ब्लू कॉलर जॉब्स तक एलिजिबल नहीं करना चाहिए। अच्छे प्रोग्राम्स आप कॉलेजेस में लीजिए, बहुत सारे स्पेशलाइज्ड कोर्सेज कनाडा आपको ऑफर करता है। अगर हम शेरिडन की ही बात कर रहे थे तो कॉलेजेस के पास इस तरीके का
प्रोविज़न है कि आप अपनी ईज़ के हिसाब से टाइम टेबल सेटल कर सकते हो। आप मॉर्निंग में क्लासेस ले सकते हो, इवनिंग में ले सकते हो, ड्यूरिंग द वीक आप किसी भी दिन अपने क्लासेस जो हैं वो अपने कंफर्ट के हिसाब से फिक्स कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको काउंसलिंग में बताई जानी चाहिए आपके कंसल्टेंट के थ्रू, ताकि आप इजीली इन कॉलेजेस में जो है वो अच्छी एजुकेशन, अच्छे कोर्सेज आप ले सकें। और ज़रूर स्टूडेंट्स को डिफ्रेंशिएट करना चाहिए कि अगर आप अच्छी एजुकेशन लेते हो अच्छे प्रेस्टिजियस कॉलेजेस से, डेफिनेटली आपका जो पोस्ट स्टडी जो प्रॉस्पेक्ट है वो बहुत अच्छा है। मल्टीनेशनल कंपनीज में, अच्छे इंडस्ट्रीज में, अच्छे पैकेजेस पे आप एनरोल हो सकते हो। सो मैं ज़रूर कंटिन्यू करूँगी। शेरिडन कॉलेज आप ज़रूर टारगेट कीजिए। 15 नवंबर से एडमिशन्स शुरू हो रही हैं सितंबर इनटेक के लिए। CBSE वाले स्टूडेंट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो 60% कर दी गई है मार्क्स की। नॉन CBSE जो है या पंजाब स्कूल बोर्ड है उनकी 65% है। 6 इन ईच के साथ एडमिशन्स हैं। अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 6.5। डू कम टू अस। स्कॉलरशिप्स जो हैं बहुत ज़्यादा ये कॉलेज जो प्रमोट कर रहा है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। वन स्पेशल मैसेज फॉर द मेडिकल स्टूडेंट्स। सो ऐसे बच्चे जिन लोगों ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो किया है, मैथ्स जिनके पास नहीं है, उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही प्रोफिशिएंट प्रोग्राम्स इस कॉलेज के पास हैं। केमिकल लैब टेक्नोलॉजी, वेरी डिमांडिंग प्रोग्राम शेरिडन कॉलेज आपको ऑफर करता है विदाउट मैथ्स, एंड दिस इज़ अ काइंड ऑफ प्रोग्राम जो बहुत जल्दी फुल होता है। सो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो वाले स्टूडेंट्स एडवांस में अपने एप्लीकेशंस दें। उनके लिए और भी अच्छे प्रोग्राम्स हैं। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ सर्विसेज के साथ अंडर ग्रेजुएट 2 years प्रोग्राम्स विदाउट मैथ्स। सो लाइकवाइज लिस्ट इज़ एंडलेस, बट द ओनली थिंग इज़, मेरा मैसेज यही है कि आप हमें पर्सनली आके मिलिए या फिर व्हाट्सएप पे अपने डॉक्यूमेंट शेयर कीजिए, ताकि ये जो प्रोस्पेक्टिव कॉलेजेस हैं, आपके रेलिवेंट प्रोग्राम्स कॉलेजेस जो हैं वो एडवांस में सिलेक्ट करके रखे जाएं और मोमेंट पे आपकी एडमिशन्स जो हैं वो डाली जाएं। जी, ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ, ਦਾਖਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। 2023 ਦੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਐਂਟਰੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੜ ਜਾਣਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਜਾਪਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ US ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੰਧ ਹੀ ਟੱਪਣੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਇਲਸ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰਸੈਂਟੇਜ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਕੰਧ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟੱਪ ਜਾਈਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਕਸੈਸ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਈਟਸ ਭੇਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਕੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਕੇ $3500 ਜਾਂ 4000 ਜਾਂ 4500 ਕਰਨਾ ਤੇ ਘਰ ਚਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ? ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪ ਕਦੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਦਫ਼ਤਰ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਨੇਡਾ ਉਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਪਲ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨੇ ਕੁ ਵੱਡੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਬੱਚੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪਤਾ। ਦਾਖਲਾ ਕਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੋਕਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੂਝ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਚਾਰੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? $3500 $4000 ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਸੋ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸੁਪਨੇ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਸੁਪਨੇ ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਚਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਘਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਖੈਰ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਾਗਣਾ ਫਰਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਮੈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀਏ ਆਪਾਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਸਪਾਊਸ ਦੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ YouTube, ਰੇਡੀਓ, TV, ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਐਡ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੀਟਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਪਾਊਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 10 ਪਾਸਪੋਰਟ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀਜ਼ੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੁੰਦੇ, ਦਿਖਾ ਕੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸ਼ੂਟ ਜਿਹੇ 'ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ 'ਤੇ ਪਾਇਓ ਚਾਨਣਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। स्टूडेंट का वीज़ा रिफ्यूज़ होना एक वक्रा पार्ट है, तो परिवार भी टूटता है। हाँ जी, डेफिनेटली मैं हमेशा ये चीज़ अलर्ट करती हूँ कि जो ओपन वर्क परमिट, स्पाउसल ओपन वर्क परमिट है, ये बहुत ही सेंसिटिव एप्लीकेशन है और डेफिनेटली दोनों पार्टनर्स जो हैं वो बहुत दे आर स्टेइंग अवे। सो आपकी जो यहाँ से एप्लीकेशन है वो बहुत केयरफुली लगनी चाहिए। आपको एक ज़रूर स्किल्ड रेगुलेटेड कंसल्टेंट के थ्रू अपनी एप्लीकेशन लगानी चाहिए। सो इस एप्लीकेशन में बहुत डिफरेंट तरीके से आपका जो है वो डॉक्यूमेंट्स का क्लासिफिकेशन रहता है। अगर आप ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं तो आपकी रिक्वायरमेंट अलग तरीके से है। अगर आप
एजुकेशन उस लेवल पे नहीं है, सो आपको उस तरीके से अपना प्रोफाइल कवरअप करके दिखाना है। मैरिज की ग्राउंड्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिवली आपकी कवरअप होनी चाहिए। इसके अलावा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो आपकी एम्प्लॉयमेंट है और आपका जो काम जो भी आप करते हैं उसको सही तरीके से आपकी एप्लीकेशन में लगाया जाए। एक प्रॉपर आपकी कवर स्टोरी मैरिज की, आपकी लव मैरिजेस हैं, अरेंज्ड मैरिजेस हैं, अर्ली मैरिजेस हैं, लेट मैरिजेस हैं, एज डिफरेंसेस हैं, ये बहुत ज़्यादा ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको केयरफुली कंपाइल किया जाना चाहिए। मैं बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स के साथ मिलती हूँ जिनके मैरिज के डॉक्यूमेंट्स उनकी एप्लीकेशन में ऐड ही नहीं किए गए होते हैं, उनके जो फोटोग्राफ्स हैं या उनका जो कम्युनिकेशंस हैं या जो मैरिज के जो भी प्रूफ्स हैं। सो इस तरीके के भी आपको सर्विसेज मार्केट में मिलते हैं जहाँ पे आपको जस्ट एक ओपन वर्क परमिट की एप्लीकेशन पे कन्विंस किया जाता है और जो उसके प्रोसीजर्स हैं वो आपको डिफाइन नहीं किए जाते। सो आपको ये बहुत समझदारी से डिसीजन लेना चाहिए। एडिशनली आपका जो स्पाउस, जो स्टूडेंट स्पाउस है कनाडा में, उसका स्टेटस बहुत ज़्यादा मैटर करता है अगर आप यहाँ से सक्सेसफुल वीज़ा लेना चाहते हैं। अगर वो स्टूडेंट हैं, थिंग्स आर वेरी कंफर्टेबल, लेकिन ड्यूरिंग स्टडीज़ अगर आपके कनाडा में हस्बैंड या वाइफ जो भी स्टडिंग हैं, अगर उन लोगों ने ड्रॉप ले रखा है या टर्म ब्रेक उनकी अगर चल रही है, सो बहुत रिस्की हो सकती है आपके लिए अगर आप उस टर्म ब्रेक के दौरान अगर आप अपना वीज़ा फाइल करते हो। सो ये चीज़ें ध्यान में ज़रूर रखी जानी चाहिए। इसके अलावा अगर पोस्ट स्टडी वर्क परमिट सर्व किया जा रहा है आपके हस्बैंड या वाइफ की तरफ से जो कनाडा में स्टडिंग है, सो उस केस में नॉक बी लेवल का जॉब होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दीज आर फ्यू थिंग्स जिनका आपको एडवांस में एक अवेयरनेस होना चाहिए, और ये तभी पॉसिबल है कि अगर एजुकेटेड किसी स्किल्ड कंसल्टेंट के थ्रू अपनी एप्लीकेशन लगाते हैं। वी एट मैक्रो ग्लोबल वी क्लेम कि हम लोगों का काइंड ऑफ 100% एक सक्सेस रेट है इस पर्टिकुलर कैटेगरी में। सो पर्सनली आप आके हमें मिलिए और आप अपना प्रोफाइल हम लोगों से डिस्कस कर सकते हैं। वी प्रोवाइड यू कस्टमाइज्ड चेकलिस्ट। आप हमें मोहाली या खाना ऑफिस आके मिलिए एंड वी अश्योर यू कि आपके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत पॉजिटिव इस केस में जी। सुपर वीज़ा ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀਜ਼ਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖਾਸ ਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਪੌਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਮਾੜੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਪੌਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਮ ਤੱਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਸਹੀ ਭਰਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਚੈਲੰਜਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਇਸ ਵੀਜ਼ਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਦੇਸੀ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਈ ਸੀ, ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਦੋ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਏ ਨੂੰ, ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾ ਦਿਓ। ਇਹ बहुत माड़े तरीके नाल एप्लीकेशन लग रही है पंजाब। डेफिनेटली सर, फिर ये वही बात आ जाती है कि जब आपके पास नॉलेज कंप्लीट नहीं है तो डेफिनेटली मिसगाइड आप करते हैं क्लाइंट्स को मार्केट में। इस तरीके से बहुत सारे केसेस देखने में आए हैं। मैं क्लियरली बता दूं कि सुपर वीज़ा एक इज़ अ स्पेशल कैटेगरी फॉर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स ओनली। और इस केस में आपके जो बच्चे कनाडा में हैं वो परमानेंट हों या सिटीज़न हों, उनकी इनकम क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो इनकम वाइज क्वालिफाई करते हैं, आप यहाँ से सिर्फ और सिर्फ पासपोर्ट फ़ोटोग्राफ के साथ अपना वीज़ा एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकते हैं। और मैं ये चीज़ बता दूं कि अगर प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफ़िल करके सुपर वीज़ा की एप्लीकेशन फ़ाइल होती है, आज की डेट में 10-15 दिन में भी रिजल्ट्स हाई कमीशन की तरफ से दिए जा रहे हैं। और सुपर वीज़ा एक ऐसी इकलौती कैटेगरी है जिसमें 99% सक्सेस रेट हाई कमीशन की तरफ से दिया जाता है, क्योंकि ये स्पॉन्सर्ड वीज़ा है जिसमें आपके बच्चे अपने पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को स्पॉन्सर करते हैं। सो प्रोवाइडेड द थिंग इज़ कि एप्लीकेशन सही तरीके से लगनी चाहिए। आप सुपर वीज़ा के लिए क्वालिफाई करते हैं या नहीं, आपके बच्चे क्वालिफाई करते हैं नहीं, उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट असेसमेंट आप हम लोगों से ले सकते हैं। सो काइंडली टॉक टू अस। ब्लाइंडली किसी की भी एडवाइस के साथ सुपर वीज़ा फाइल मत कीजिए। एक और चीज़ मैं बता दूं कि अगर आपके बच्चे को पीआर हुए या फिर स्टडिंग, अगर वो स्टूडेंट है, पीआर नहीं है, सुपर वीज़ा की पॉसिबिलिटीज़ नहीं बनती, क्योंकि उस तरीके से इनकम आप जनरेट नहीं कर पाते हैं कनाडा में। लेकिन नॉर्मली सुपर वीज़ा क्वालिफाई करने के लिए आपको जो है वो $30,000 की इनकम कनाडा में मिनिमम होनी चाहिए। इसके अलावा आपका जो है वो 6 महीने से लेकर साल तक का अगर स्टे है, उस लेवल की अगर आपकी जॉब है तो आपके बच्चे क्वालिफाई कर सकते हैं। अगेन टेलिंग यू आउट कि आप उनके टैक्स पेपर्स हम लोगों के पास लेके आइए। हम आपको चेक करके बता सकते हैं कि वो आपको इनवाइट करने के लिए क्वालिफाई करते हैं या नहीं। ये बहुत सक्सेसफुल कैटेगरी है। सही सलाह के साथ आप इसका फ़ायदा उठाएं, सही तरीके से एप्लीकेशन लगाएं, इसमें 100% रिजल्ट्स हैं। थैंक यू मैम, शुक्रिया जी।
ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਵੀਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਡਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਕਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।